हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के अंदर और वो पास होना चाहता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले वो टॉपिक्स वो ज़रूर देखे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के अंदर जो कंटेंट मैंने बताया है तो वन बाई वन हम लोग उसको कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रैंकाइन साइकिल के बारे में बताऊंगा, है ना, कि रैंकाइन साइकिल क्या होती है और इसके डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम, है ना। और इसका जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग वर्क वगैरह निकालते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए। तो देखिए, अगर मैं रैंकाइन साइकिल के बारे में बात करूं तो देखो, आपको जो याद रखना है, सबसे ज़्यादा याद रखना है, वो यही याद रखना है। देखो, आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे रैंकाइन साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत, कि जो रैंकाइन साइकिल है अपनी, वो वेपर पावर साइकिल है। कैसी साइकिल है? वेपर पावर साइकिल है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो आप सभी को पता है कि रैंकाइन साइकिल अपनी कैसी है, वेपर पावर साइकिल के अंदर आती है। ठीक है, और वेपर पावर साइकिल में क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है उसको हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पर फेंकते हैं। तो टरबाइन पे फेंकते हैं तो टरबाइन रोटेट करती है, और टरबाइन जब रोटेट करती है, इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हम मैकेनिकल वर्क करना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो ये वेपर पावर साइकिल का काम होता है। तो इसी के अंदर हमारी रैंकाइन साइकिल आती है। अब देखो, रैंकाइन साइकिल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको चार चीज़ें, देखो बड़े ध्यान से समझिए, चार चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है। सबसे पहले आपको बॉयलर्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बॉयलर क्या होता है, पहली बात। सेकंड, आपको टरबाइन क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ये क्या काम करता है। फिर कंडेंसर का क्या रोल है रैंकाइन साइकिल के अंदर, फिर पंप का क्या रोल है। तो ये चारों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये चारों चीज़ आपको एक बार पता हो गई तो जो भी ग्राफ बनते हैं, है ना, उनको बहुत इजीली बना पाओगे। तो इन चारों चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए लिखा हुआ है। तो देखिए, अगर मैं बॉयलर की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, अगर मैं बॉयलर की बात करूं तो देखो यहाँ पर ध्यान रखो, विच एब्जॉर्ब हीट एंड कन्वर्ट वाटर इनटू सैचुरेटेड स्टीम। यानी कि बॉयलर का काम क्या होता है दोस्तों, हीट को एब्जॉर्ब करना और जो हमारे पास वाटर है उसको सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है। ये काम किसका हो गया, हमारा बॉयलर का काम हो गया। अगर मैं टरबाइन की बात करूं तो टरबाइन क्या करती है, हीट को यूटिलाइज़ करती है ना, यूटिलाइज द हीट ऑफ स्टीम एंड कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और उसको कन्वर्ट किस में करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसको हम लोग सॉफ्ट पावर भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं कंडेंसर की बात करूं तो कंडेंसर में देखो होता क्या है, यहाँ पर कंडेंसर में बताया गया है विच रिजेक्ट हीट फ्रॉम स्टीम, जो स्टीम से हीट को रिजेक्ट करता है, एंड कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड वाटर, और उसको किस में कन्वर्ट करता है, सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट करता है। देखो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारा बॉयलर होता है उसने हमारे जो वाटर है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। जब एक बार सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो गया हमारा वाटर, तो जो टरबाइन है उसके पास वो क्या करेगा, जो भाई जो हमारी जो हीट, जो स्टीम हमारी बनी हुई है, सुपर हीटेड स्टीम हमारी बनी हुई है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि हमारी जो सॉफ्ट पावर हम लोग जनरेट करना चाहते हैं वो हमारी वहाँ से हो जाएगा। तो एक बार ये काम होने के बाद कंडेंसर का काम क्या होता है, ये हीट को रिजेक्ट करेगा, ठीक है, और कन्वर्ट करेगा सैचुरेटेड वाटर में। कंडेंसर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमारा पंप का काम होगा। देखो पंप का काम क्या है, ये बस प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है, विच राइज द प्रेशर टू द बॉयलर। आपको पता है पंप हम लोग क्यों लगाते हैं, नीचे जो हमारा वाटर होता है उसको हम लोग ऊपर लाने के लिए, इसीलिए तो हम लोग पंप लगाते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी है पंप का। पंप क्या कर रही है, रेज द प्रेशर टू द बॉयलर, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाती है, बॉयलर तक पहुँचाती है बेसिकली। अब देखो ध्यान रखना है कि भाई इसमें हम लोग डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। तो अगर मैं डायग्राम की दोस्तों बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि देखो कि पीवी डायग्राम हम लोग किस तरीके से इसका बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना पीवी डायग्राम को,
मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूँ, अगर मैं पीवी डायग्राम की दोस्तों बात करूँ, ये है हमारे पास पीवी डायग्राम। तो देखो, यहाँ हमने क्या बनाया, अपना इस तरीके से ग्राफ बनाया, और ये डायग्राम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए बड़े ध्यान से समझिए। देखो, अगर मैं पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूँ, एक काम करो, पीवी डायग्राम से बढ़िया सबसे पहले आप लोग टीएस डायग्राम समझिए, तो पीवी डायग्राम आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टीएस डायग्राम को समझते हैं। तो देखो, यहाँ है हमारे पास टीएस डायग्राम। अब आएगा आपको मज़ा, अब आपको समझने में अच्छा भी लगेगा। देखो, तो अगर मैं टीएस डायग्राम की दोस्तों बात करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास टीएस डायग्राम। हमने क्या बनाया, इस तरफ हमने टेम्परेचर ले लिया और इस तरफ हमने क्या ले लिया, एस यानी कि एंट्रोपी ले ली। अब हमने ये लेने के बाद आप सभी को पता है, आपने थर्मोडायनेमिक के अंदर वो पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं उसको, फेस चेंज, है ना, फेस चेंज पढ़े होंगे। तो आपको पता है जब टीएस डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते थे तो उसका जो डोम होता था, है ना, कुछ इस तरीके से डोम होता था, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा बनता है टीएस डायग्राम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको उसमें एक बात और पता होगी कि हम लोग क्या करते थे, ये जो हमारी लाइन है ना, इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ येलो से, ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन होती थी, ये हमारी प्रेशर लाइन होती थी। कौन सी लाइन होती थी, प्रेशर लाइन होती थी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, हम लोग टीएस डायग्राम बना रहे हैं, और टीएस डायग्राम का याद रखना है आपको, जो डोम होता है, जो मैंने रेड से आपको डिनोट किया है, इस तरीके का डोम होता है। और यहाँ पर हम लोग जो येलो से मैंने आपको शो करके दिखाया है, ये हमारा क्या है, प्रेशर लाइन होती है। ठीक है, और आप सभी को पता है जो इस साइड का एरिया होता है, यानी कि ये वाली जो लाइन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं। और इस साइड की जो लाइन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। ठीक है, जिसको हम लोग सुपर हीटेड रीजन भी बोल देते हैं। और इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, सब कूलिंग रीजन बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच में जो रह जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट रीजन बोलते हैं। तो तीन चीज़ें तो आप सभी को ऑलरेडी पता होंगी। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये रेड से, है ना, सबसे पहले हमने दोस्तों क्या किया, एक हमने डोम बनाया। डोम बनाने के बाद हमने येलो लाइन से क्या कर दिया दोस्तों, येलो लाइन से हमने डिनोट कर दिया कि भाई हमारी प्रेशर लाइन ये कुछ है। अब ये जो प्रेशर लाइन है, यही हमारा क्या है, बॉयलर, यानी कि बॉयलर का काम यही है। ठीक है, तो बॉयलर हमारा ये कुछ इस तरीके से बॉयलर का हमारा ग्राफ शो हो रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है, बॉयलर के बाद जब बॉयलर हमारा जब काम हो जाएगा, तो जैसे ही हम सैचुरेटेड वेपर लाइन में बोलेंगे, तो मैंने आपको बॉयलर में क्या बताया था, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, और वाटर को कन्वर्ट करता है किस में, सैचुरेटेड स्टीम में और सुपर हीटेड स्टीम में। तो यहाँ ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट दोस्तों मैं ब्लू से सुनाता हूँ, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड स्टीम वाला। तो बॉयलर हमारा यहाँ गया, तो सैचुरेटेड स्टीम पॉइंट पे पहुँचा, है ना। जैसे ही हम सैचुरेटेड स्टीम पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पर ये जो आगे काम हो रहा है दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है, अपना टरबाइन हो गया। तो यहाँ से बॉयलर का वाटर आया, है ना, वो स्टीम में बना, तो यहाँ से क्या हुआ, फिर टरबाइन में गया, टरबाइन नीचे आया, है ना। टरबाइन में आते ही दोस्तों फिर हमारा कहाँ जाएगा, कंडेंसर के अंदर जाएगा। ठीक है, टरबाइन का वर्क मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टरबाइन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यूटिलाइज़ करेगा, है ना, स्टीम को, और कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कन्वर्ट करेगा फिर कंडेंसर में भेज दिया जाएगा, है ना। कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या पहुँचेगा, लिक्विड पहुँचेगा। क्योंकि कंडेंसर का काम क्या था, हीट को रिजेक्ट कर देगा स्टीम से और सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर वाटर आ गया, सैचुरेटेड वाटर। ठीक है, बेसिकली बॉयलर में क्या हुआ, इस बॉयलर में वाटर था, है ना, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम से फिर यहाँ पर टरबाइन में आया, टरबाइन में होने के बाद कंडेंसर के अंदर गया। जैसे ही कंडेंसर के अंदर पहुँचा, तो यहाँ पर क्या होगा, सैचुरेटेड वाटर, और सैचुरेटेड वाटर को दोबारा से क्या किया गया दोस्तों, पंप के थ्रू ऊपर खींच लिया गया। ठीक है, तो ये तो हमारा सैचुरेटेड स्टीम वाला केस हो गया। और इसी को हम लोग दोबारा डायग्राम बनाएंगे। तो मैंने आपको एक ही डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने दोबारा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ये तो हमारा सैचुरेटेड स्टीम वाला केस हो गया, है ना, सैचुरेटेड वाटर वाला केस हो गया। अब अगर मैं यहाँ से सुपर हीटेड कर दूँ, है ना,
स्टीम को, क्योंकि तो यहाँ पर आपको पता है थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी रह जाता है वाटर का, स्टीम में पूरा कन्वर्ट नहीं होता। तो हमने क्या किया, सुपर हीट करा। जब हम सुपर हीट करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा हमारा ग्राफ। जैसे ऊपर निकलेगा तो वहाँ से फिर हम लोग फिर वही टरबाइन में भेजेंगे इसको, है ना। टरबाइन में भेजने के बाद यहाँ से ये काम हो जाएगा, इस तरीके से फिर कंडेंसर में जाएगा और फिर पंप के थ्रू ऊपर खींच लिया जाएगा। तो ये सिंपल सा डायग्राम होता है हमारा टीएस डायग्राम। यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे हो, तो यहाँ पर देखो, आप लोग अगर देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास 1 है ना, ये 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। ये हमारी क्या है, रैंकाइन साइकिल विद सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 1 डैश, यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखो 1 डैश 2 डैश, तो 1 डैश 2 डैश फिर 3 और 4, तो 1 डैश 2 डैश 3 और 4, ये क्या है हमारी रैंकाइन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर। तो आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई एक साइकिल बनानी है ना। ये मैंने एक ही डायग्राम में आपको दोनों साइकिल बना के दिखा दी है। या तो आप सैचुरेटेड वेपर वाली साइकिल बनाना, यानी कि ये यहाँ से जो आता है वो, ठीक है, या फिर आप लोग सुपर हीटेड वाली साइकिल बनाना। तो एग्ज़ाम में दोनों में से एक साइकिल बनानी है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारी पीवी डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कि पीवी डायग्राम क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूं दोस्तों, देखो ये इसको मैं साइड से करता हूं थोड़ा सा। तो अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूं तो देखो यहाँ हमने क्या किया, ये हमने पीवी डायग्राम बनाया है ना। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, जब हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप सभी को पता है इसका जो डोम होता है दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से डोम होता है। इस डोम को बनाने में आपको याद रखना है, ये जो थोड़ा सा पार्ट होता है ना, ये प्रेशर की तरफ थोड़ा ऊपर होता है और फिर वॉल्यूम की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से होता है ना। ये हमने बनाया पीवी डायग्राम। अब यहाँ पर वही काम कि भाई जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, जो बॉयलर का काम है वो 4 से लेके इस तरीके से हमारा सीधा जाएगा, है ना। जैसे ही हमारा सीधा जाएगा, यहाँ पर देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 एक पॉइंट से स्टार्ट किया, 4 पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके कुछ इस तरीके से हमने बॉयलर को वर्क कराया। तो सेम यहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा, इस लाइन पर जैसे ही पहुँचेगा दोस्तों, तो कैसी लाइन होगी, ये सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन होगी, है ना। और फिर क्या होगा, जैसे ही सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन में पहुँचेगा तो यहाँ से नीचे आपका क्या आ जाएगा, टरबाइन में आ जाएगा, है ना। टरबाइन का वर्क आ गया। टरबाइन में आते ही फिर मैंने क्या बताया था आपको, कंडेंसर में जाएगा, ये कंडेंसर में चला गया। कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ पर सैचुरेटेड हमारा क्या वाटर हो जाएगा, तो यहाँ से पंप के थ्रू ऊपर खींच लिया जाएगा। ये हमारा पीवी डायग्राम में ग्राफ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है बॉयलर क्या कर रहा है, हमारी हीट को इन कर रहा है, जबकि जो कंडेंसर है वो क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने क्यू आउट लिख दिया। और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, टरबाइन का, तो हमने टरबाइन लिख दिया WT। और इसी तरीके से ये जो लाइन है हमारी क्या है, पंप की है, तो हमने WP लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, ये तो हमारी पहली बात हो गई कि भाई अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूँ तो ये हमारी सैचुरेटेड की बात हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसी को हम सुपर हीट कर दें, है ना, जो हमारा वेपर है अगर इसको हम लोग सुपर हीट कर दें, हमने सुपर हीट किया तो कुछ आगे तक हमारा पॉइंट पहुँचेगा। जैसे ही आगे तक पहुँचेगा फिर हमने क्या किया, देखो 4 से 1 पे गए हम लोग सुपर हीट तक, यानी कि थोड़ा सा आगे गए, है ना। आगे जाने के बाद हमने फिर वही टरबाइन वर्क हमारा नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से कंडेंसर में गए, कंडेंसर में जाने के बाद पंप के थ्रू ऊपर खींच लिया गया, ठीक है। तो यही सेम पीवी डायग्राम में बना। तो डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बना था और यहाँ पर इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया। अगेन मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको एग्ज़ाम में बनाना है तो या तो आप लोग सुपर हीटेड वाला बनाएंगे या फिर आप लोग वेपर वाला बनाएंगे, सैचुरेटेड वेपर वाला। और जनरली जो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सुपर हीट वाला ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो बॉयलर है या फिर जो भी जिसमें भी हम लोग काम करना चाह रहे हैं वहाँ पर सैचुरेटेड नहीं सुपर हीटेड स्टीम पहुँचे, है ना, वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट हो ही ना। तो इसीलिए हम लोग सैचुरेटेड हीटिंग वाली लाइन बनाते हैं, सुपर हीटेड वाली लाइन बनाते हैं। तो वो बात आपको याद रखनी है। अब हम इसी का क्या करते हैं, HS डायग्राम को और देख लेते हैं। तो अगर मैं दोस्तों HS डायग्राम की बात करूं तो देखिए, अगर मैं HS डायग्राम की बात करूं तो हमारे पास कहाँ है HS डायग्राम, एक मिनट रुक जाओ,
ये है हमारे पास, देखो दोस्तों, देखो एच डायग्राम। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, ये देखो एच डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ ये हमने लिया, ये हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमारी एंथैल्पी यानी कि एच, और यहाँ पर एंट्रोपी यानी कि एस। तो आप सभी को पता है एच डायग्राम का जो हमारा डोम बनता है वो इस तरीके से हमारा डोम बनता है। ये मैंने एच डायग्राम का डोम बना लिया, ठीक है। अब इस ग्राफ को दोस्तों और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि देखो पूरी रैंकिन साइकिल आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, तो ये 3 ग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके क्वेश्चन आता है रैंकिन साइकिल के ऊपर, तो आप अगर 3 डायग्राम अच्छी तरीके से बनाकर आते हो ना, तो भी आपको नंबर मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो टीचर को लगेगा कि हाँ भाई रैंकिन साइकिल बच्चे को आती है, अगर उसने ग्राफ ढंग से बनाए हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, एच डायग्राम का हम बना रहे हैं। तो एच डायग्राम का डोम कुछ इस तरीके से होता है, और जैसे ही हमने डोम बनाया तो आपको पता है 4 ही हमारे काम हैं, क्या, हमारा बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। तो हमने एक कोई पॉइंट से स्टार्ट किया, मानो को 4 पॉइंट से स्टार्ट किया। 4 पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, इस तरीके से हमने लाइन बनाई, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन है। मैंने बताया प्रेशर लाइन होती हैं। अब प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन है हमारी, तो हमने P1 कांस्टेंट लिख दिया। इसी तरीके से हमारी ये वाली सेकंड वाली लाइन है दोस्तों, इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो हमने P2 कांस्टेंट ले लिया। आपको याद रखना है जो हम लाइन बना रहे हैं ना, देखो इसकी जो लाइन बनती है वो आपको याद रखना है कि इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से जाती हैं, यानी कि यहाँ तो नैरो होती हैं और इस साइड थोड़ी वाइड होती हैं, इतना आपको याद रखना है। तो मैंने 4 पॉइंट से स्टार्ट किया, 4 पॉइंट से स्टार्ट करके 1 पॉइंट तक पहुँचा। तो 1 पॉइंट तक जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे तो टरबाइन का वर्क हम लोग फिर करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये सैचुरेटेड वेपर वाली कंडीशन बता रहा हूँ आपको। अगर आप सुपर हीटेड वाली कंडीशन जानना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा ऊपर कर दो, यहाँ से हम टरबाइन में नीचे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। फिर जैसे ही हम 2 पर आएंगे, यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, 3 की तरफ जाएंगे। तो आप मुझे बताओ ये क्यू आउट हो रही है, कहाँ पर हो रही है, बताओ जल्दी फटाफट बताओ। कंडेंसर के अंदर हो रही है ना, और ये हमारी बॉयलर के अंदर हो रही है क्यू इन। फिर यहाँ पर हमारी जैसे ही वाटर पहुँचेगा, सैचुरेटेड वाटर, यहाँ से हम पंप के थ्रू ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँगा 1, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारी क्या है, सैचुरेटेड, क्या है दोस्तों, सैचुरेटेड वाली लाइन है हमारी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 और 4, 1 डैश 2 डैश 3 और 4 की बात करूँ तो ये सुपर हीटेड वेपर वाली लाइन है। तो इस तरीके से हम लोग एच डायग्राम बनाते हैं। तो ये 3 डायग्राम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन डायग्राम को बनाने के बाद अगर आप लिखना चाहते हो कि भाई किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो देखिए मैं आपके लिए लिख के भी लाया हूँ। एक बार डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो इसको। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 और 2, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ, जो मैं हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया था, है ना। हमने सबसे पहले इस तरीके का डायग्राम बनाया था, ये कुछ इस तरीके का हमने डायग्राम बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो मैंने कोई एक ग्राफ ले लिया, तो मैं क्या कह रहा हूँ 1 से 2, ये हमारा 4 था, आप सभी को पता है। ये हमारा क्या था, 4 था, है ना, है ना। ये हमारा क्या था, 3, ये हमारा 1, ये हमारा 2 था। तो 1 से 2 हमारा क्या हो रहा था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। 1 से 2 हमारा क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और किसमें, टरबाइन के अंदर। देखो हमने नंबरिंग गलत ले ली, हमने जो नंबरिंग ली थी, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका यही है, दिखा दो। हमने नंबरिंग क्या ली थी, ये हमने 1 माना था, है ना। ये हमने क्या माना दोस्तों, 1 माना था। टरबाइन वाला देखो वर्क अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये टरबाइन वाला वर्क है, यही तो है। तो 1 और 2 से टरबाइन वाला वर्क है ना, 1 और 2। फिर यहाँ कंडेंसर 2 और 3 के बीच में है, और पंप हमारा 3 और 4 के बीच में है, यही तो है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। क्या लिखी है, देखिए यही कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग 1 डैश 2 डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक लाइन लिखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
2 से 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा था कंडेंसर के अंदर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। 3 और 4 की अगर मैं बात करूँ, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, कंप्रेशन हो रहा था, आप सभी को पता है, ठीक है। फिर 4 से 1 की बात करूँ, यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा था बॉयलर के पास। तो ये मैंने आपको टीएस डायग्राम से बता दिया। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये भी तो बताओ भाई, कैलकुलेशन तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो वही हमने क्या लिया, एच एस डायग्राम अपना बना लिया। देखो, कैलकुलेशन के पर्पज़ से हमारा एच एस डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हमेशा एच एस डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने एच एस डायग्राम बनाया, देखो इस तरीके से मैंने एच एस डायग्राम को डोप बनाया। तो ये आपको पता है, ये हमारी प्रेशर लाइन है P1, है ना, ये हमारी प्रेशर लाइन है P2, है ना। अब मैंने क्या किया, कोई एक डायग्राम बनाया है, तो मैंने सुपर हीटेड वाली कंडीशन दिखाई है। तो यहाँ मैंने सुपर हीटेड वाली कंडीशन दिखाई आपको। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, हमारा बॉयलर का काम हो रहा है, क्यू इन हो रही है, फिर हमारा टरबाइन में जा रहा है, फिर हमारा कंडेंसर की जा रहा है, फिर हमारा पंप में जा रहा है। तो आप सभी को पता है, कैलकुलेटिव अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ तो हमारे पास टरबाइन, पंप, कंडेंसर और बॉयलर 4 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये वेपर पावर साइकिल है। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम और फ्लो सिस्टम हम लोग बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम हीट कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली हमें हीट निकालनी है, हीट इन कितनी हुई हमारी, तो हीट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, जो आपने थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ी होगी। तो देखिए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर मैं लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे वो देखिए। सबसे पहले देखो, ये है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर देखो, आप सभी को पता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, H1 C1 स्क्वायर अपॉन 2 GZ1 प्लस Q बराबर H2 C2 स्क्वायर बाई 2 GZ2 प्लस W। ये आपको अगर नहीं पता कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है और आप देखना चाहते हो, तो थर्मोडायनेमिक की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो वहाँ पर देख सकते हो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन मैंने लगा दी। अब आपको पता है बॉयलर के अंदर हीट तो जीरो है ना, बॉयलर के अंदर हमारी हीट तो जीरो है। और यहाँ पर GZ2 और GZ1 हमारे कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेटम का कोई रोल ही नहीं है ना, इसीलिए। और यहाँ पर अगर मैं C1 स्क्वायर बाई 2 और C2 स्क्वायर बाई 2 को भी कैंसिल करता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी का कोई ज़्यादा वो नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए ये भी कट गई। यहाँ रह के गया H1, Q और H2। तो अगर मैं Q निकालना चाहूँगा तो क्या होगा, H1 यहाँ पर है और इधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैंने वही लिख दिया कि Q इन क्या होगा हमारा H2 माइनस H1। लेकिन हमें तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना था, है ना, हमें तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बना रहा था। तो देखो यहाँ पर Q इन किस में हो रहा है, 4 में और 1 के बीच में Q इन हो रहा है हमारा दोस्तों, ठीक है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं Q इन निकालूंगा तो देखो, आपको पता है जो बड़ा क्या है हमारा बड़ा क्या है 1 और 4 क्या है हमारा छोटा, है ना। तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो इसीलिए Q इन हमने निकाली H1 माइनस H4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा वर्क हो रहा है Q इन, है ना, बॉयलर का जो वर्क हो रहा है दोस्तों 4 और 1 के बीच में हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। और सिंपल अगर मैं कंडेंसर की बात करूँ, ये तो हमारा बॉयलर था, है ना। अगर मैं कंडेंसर की बात करूँ दोस्तों, तो कंडेंसर में आपको पता है हीट जो रिजेक्ट हो रही है 3 और 2 के बीच में रिजेक्ट हो रही है। तो देखो, कंडेंसर में बिल्कुल सेम यही रहता है, बस फ़र्क ये आ जाता है दोस्तों, ये जो हमारा Q है ना, रिजेक्ट मतलब माइनस, कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है तो यानी माइनस हो रहा है। तो दोस्तों वही हमने माइनस Q ले लिया और सेम रहता है H2 माइनस H1, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है। बॉयलर की तरह ही हम इसका भी कैलकुलेशन करते हैं, बस हमने माइनस लगा देते हैं, ठीक है, हीट रिजेक्ट हो रही है इसीलिए। अब यहाँ पर 3 और 2 के बीच में हो रही है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया H2 माइनस H3 Q आउटपुट। अब हम बात कर लेते हैं अपने टरबाइन वर्क के बारे में कि भाई टरबाइन का वर्क किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, टरबाइन आपको पता है 1 और 2 के बीच में टरबाइन का काम हो रहा है। तो वही चीज़ हमने वही स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाई दोबारा से, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 GZ1 प्लस Q, है ना, H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। अब यहाँ पर दोस्तों हीट जीरो है हमारी टरबाइन में, हीट का कोई रोल नहीं हो रहा है,
ठीक है। लेकिन हमें टरबाइन वर्क तो करना पड़ रहा है, तो हमने वर्क को 0 नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है टरबाइन वर्क तो हमें करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको पता है ये हमारी वेलोसिटी वाला रोल नहीं है, इसका कट जाएगा। डेटम का कोई रोल नहीं है भाई, डेटम हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर हम टरबाइन वर्क निकालेंगे, तो देखो आपको पता है H1 माइनस H2, ये हमारा टरबाइन वर्क हो गया सिंपल से, और 1 और 2 के बीच में ही हो रहा है, इसलिए हमने कुछ छेड़छाड़ी करी ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा पंप का वर्क होता है। पंप हमारा 4 से 3 के बीच में हो रहा है, पंप याद रखना है आपको, 4 से 3 के बीच में पंप हो रहा है, ठीक है। तो पंप भी नेगेटिव काम है ना, पंप क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क है इसमें। तो हमने क्या कर दिया, WP माइनस के WP वर्क, पंप का वर्क, ठीक है। तो H1 माइनस H2 हमने ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ पर क्या है, 4 और 3 के बीच में हो रहा है ना, तो माइनस साइन अगर मैं इसमें से हटाऊँगा तो H2 माइनस H1 कर दूंगा मैं। और आपको पता है 4 और 3 के बीच में हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, H3 माइनस H3, H4 माइनस H3। तो ये हमारा क्या हो गया, पंप का वर्क हो गया। तो दोस्तों इतनी ईजिली हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ये क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, तो इस तरीके से आप लोग जो क्वेश्चन आएगा उसकी भी वैल्यू निकाल कर आप लोग आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रह गया आपके लिए, वो एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट रह गई, वो क्या रह गई कि भाई इसकी एफिशिएंसी और निकाल के दिखाइए कि किस तरीके से हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यानी कि रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो आप सभी को पता है एफिशिएंसी जो होती है नीटा, जिसको हम नीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीटा बोलते हैं। अब नीटा का क्या रोल है, W नेट अपॉन Q इनपुट, ठीक है। जितनी हमने हीट दी और कितना हमको वर्क मिला, तो एफिशिएंसी इस तरीके से निकालते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि भाई एफिशिएंसी हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो W नेट हमारा क्या है, Q इनपुट, जितनी हमने Q हीट दी है और उसमें से जितनी हीट निकली है उन दोनों को माइनस कर देंगे तो W नेट निकल कर आ जाएगा हमारा, और Q इनपुट तो हमारा है ही, ठीक है। अगर मैं नीटा की बात करूँ एफिशिएंसी की, तो यहाँ से 1 है ना, Q इनपुट कॉमन ले लिया है, तो Q आउट अपॉन Q इनपुट, ये हमारा ऐसे इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं Q आउट की बात करूं तो हीट आउट कहाँ पर हो रही थी हमारी, आपको पता है पंप के अंदर हो रही थी, है ना। हीट आउट किस में हो रही थी, पंप के अंदर हो रही थी। तो हमने क्या ले लिया, H2 माइनस H3 हम Q हीट आउट लिख सकते हैं। और हीट इनपुट हमारी कितने में हो रही थी, 1 और 4 के बीच में हो रही थी, तो H1 माइनस H4 हमने ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के एग्ज़ाम में आपको लिखने ज़रूर आना है जब भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है रैंकिन साइकिल। अब इसमें एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है, जो एक और क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जा सकता है रैंकिन साइकिल के अंदर, वो ये पूछा जा सकता है, जो हमने काम किया है, जितना भी हमने अभी काम किया है ना, जो भी हमने TS PH HS डायग्राम बनाए, इसके अंदर हमको कि भाई इसके अंदर आपको बताना है कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि भाई इफ़ेक्ट ऑफ पैरामीटर, जो हमारे पैरामीटर हैं, जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं कंडेंसर का प्रेशर क्या कर दूँ, कम कर दूँ, है ना, कंडेंसर का प्रेशर कम कर दूँ तो क्या चेंज आएगा, क्या होगा, तो वो हमको बताना है। तो सिंपल है, हमने TS डायग्राम बना लिया अपना, ये हमारा TS डायग्राम होता है। TS डायग्राम का डोम इस तरीके से होता है, आप सभी को पता है, ये मैंने डोम बना लिया TS डायग्राम का। जैसे हमने डोम बना लिया TS डायग्राम का, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा से वही काम कर रहे हैं कि हमने, अब मैं एक ही साइकिल ले रहा हूँ, है ना, सुपर हीटेड वाली। तो मैंने वही अपनी प्रेशर लाइन बनाई सबसे पहले, ये मैंने अपनी क्या बनाई, प्रेशर लाइन बनाई सबसे पहले, ये मैंने प्रेशर लाइन बनाई अपनी, और ये हमने क्या किया, सुपर हीटेड वाली लाइन बना ली। अब यहाँ से ये हमारा क्या, बॉयलर का वर्क हो रहा है, ठीक है। बॉयलर से फिर कहाँ जाएगा, कंडेंसर में, वहाँ टरबाइन में जाएगा दोस्तों। तो मैं टरबाइन तक गया, यहाँ तक नीचे तक। अब फिर हमारा कहाँ जाएगा, कंडेंसर के अंदर जाएगा, ये हमारी कंडेंसर के अंदर गया, फिर हमारा पंप का वर्क हो गया। तो ये तो हमारी सिंपल रैंकिन साइकिल हो गई, ठीक है। लेकिन हमसे बोला क्या गया है कि हमें प्रेशर कम करना है, कंडेंसर का प्रेशर कम करना है। तो मैंने क्या किया, मैं रेड से आपको डिनोट करता हूँ कि मैंने क्या किया कि कंडेंसर का प्रेशर कम कर दिया, यानी कि ये हमारा कंडेंसर था, इसका प्रेशर कम किया तो कहीं ना कहीं नीचे पहुँचेगा। जैसे नीचे पहुँचेंगे तो इस तरीके से फिर हमारा कंडेंसर हो गया, और फिर हमारा टरबाइन वर्क, हमारा जो पंप का वर्क होगा वो ये होगा।
तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, हमको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली, तो हमको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली वो देखिए। तो सबसे पहली बात, हमारा जो टरबाइन का वर्क था वो थोड़ा सा बढ़ गया। पहले हमारी टरबाइन इस पॉइंट तक करनी पड़ रही थी टरबाइन का वर्क, और हमको अब टरबाइन का वर्क इस पॉइंट तक करना पड़ रहा है। तो यानी कि हमें टरबाइन का वर्क हमारा थोड़ा बहुत बढ़ा है ना, टरबाइन ने थोड़ा सा काम ज़्यादा किया, टरबाइन का वर्क बढ़ गया। अगर टरबाइन का वर्क बढ़ गया तो देखो, पहले यहाँ से हम लोग पंप पानी ऊपर खींच रहे थे, अब यहाँ से पानी हमें ऊपर खींचना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा पंप का वर्क भी बढ़ गया। तो हम लिख सकते हैं टरबाइन का वर्क ज़्यादा है पंप के वर्क से। आपको जो दिखाई भी दे रहा होगा कि पंप, देखो टरबाइन का वर्क यहाँ तक करना पड़ रहा है हमें, पंप का वर्क यहाँ तक करना पड़ रहा है, तो टरबाइन का वर्क ज़्यादा है पंप के वर्क से, जो हमने लिख दिया। तो आप सभी को पता है हमारी जो एफिशिएंसी होती है W नेट अपॉन Q इनपुट होती है। तो यहाँ से अगर हमें W नेट बढ़ रहा है तो हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, है ना। तो आफ्टर लोअरिंग टू मोर वैल्यू Q इन, है ना, अगर हम तो इंक्रीजिंग एंड एफिशिएंसी डिक्रीजेज, तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको याद रखना है, अगर मैं ड्रायनेस फ्रैक्शन की बात करूँ दोस्तों, देखो यहाँ तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ जो आप कंफ्यूज मत होना कि एफिशिएंसी डिक्रीज़ आपने कैसे लिख दी, तो वो यही है दोस्तों कि अगर मैं ज़्यादा वैल्यू कम कर दूँगा, है ना, Q इनपुट, अगर मैं कंडेंसर का वर्क आफ्टर लोअरिंग मोर वैल्यू Q इनपुट इंक्रीजेज, अगर मैं ज़्यादा वैल्यू कम कर दूंगा तो हमारा Q इनपुट है ना, वो बढ़ जाएगा। आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, W नेट अपॉन Q इनपुट। तो आप सभी को पता है अगर मैं ज़्यादा वैल्यू कम कर दूंगा तो हमारी जो Q इनपुट है ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जैसे ये बढ़ जाएगा तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है, तो इस बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम लोग ड्रायनेस फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन आपको बना के दिखाई है ना इन्होंने, ये लाइन आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ आपको और देख रहे हो, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन आ रही है। ये एक लाइन गई, फिर दूसरी लाइन गई, है ना, एक मान लो इस पॉइंट से निकल गई, एक पॉइंट इस पॉइंट से निकल के गई। तो आप लोग मुझे बताइए, मान लो मैंने इस वाले जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या लिख दिया, x2 लिख दिया, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये x2 डैश लिख दिया। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर ड्रायनेस फ्रैक्शन ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पर ड्रायनेस फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को दिख रहा है ये जो पॉइंट है ना, यहाँ ड्रायनेस फ्रैक्शन कम हो रहा है और यहाँ ड्रायनेस फ्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, x2 डैश लेस देन s2 से कम होता है। तो ये हमारे ड्रायनेस फ्रैक्शन के बारे में बात होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है यही कि भाई अगर हम कंडेंसर का प्रेशर घटाते हैं, है ना, अगर हम कंडेंसर का प्रेशर घटाते हैं तो हमारा टरबाइन वर्क बढ़ जाएगा और हमारी कि भाई जो पंप वर्क है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको बता सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर कि भाई सेकंड और बताओ हमें, है ना, ये तो हमारी एक बात हो गई। अब देखिए दोस्तों सेकंड के बारे में बात कर लीजिए। यहाँ सेकंड बताया गया है कि भाई हम बॉयलर का प्रेशर अगर हम बढ़ा दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए वही हमने TS डायग्राम बना लिया आपको ना, ये हमारा TS डायग्राम बन गया और हमारा ये डोम इस तरीके से होता है ना, डोम इस तरीके से होता है, मैंने डोम बना लिया। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये हमने सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दी, हमारा ये TS डायग्राम होता है, हमने अपना TS डायग्राम बना लिया पूरा रैंकिन साइकिल के लिए। अब आप सभी को पता है किस तरीके से TS डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई बॉयलर का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, बॉयलर का प्रेशर, ये हमारे पास बॉयलर है, इसका प्रेशर मैंने बढ़ा दिया। लो मैंने यहाँ पर बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दिया। अब आपको देखने को क्या मिला, देखिए जैसे ही हम बॉयलर का प्रेशर बढ़ाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, बॉयलर का प्रेशर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं हमारे जो टरबाइन का वर्क है वो भी बढ़ा, है ना, टरबाइन का वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा और हमारा जो पंप का वर्क है वो भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा, ठीक है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो यहाँ पर Q इनपुट है वो हमारा कम हो गया, है ना, और यहाँ से एफिशिएंसी है हमारी, ठीक है। तो हमारा टरबाइन वर्क बढ़ गया, आप सभी को पता है टरबाइन का वर्क हमारा बढ़ा। सैचुरेटेड स्टीम के केस में ये हमारी सैचुरेटेड स्टीम है, देखो तो सिंपल सी बात है, जब हम सैचुरेटेड स्टीम की बात करेंगे
यहाँ पर होती है हमारी सैचुरेटेड स्टीम, और यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे, देखो ये मैं डॉटेड से आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई टरबाइन का वर्क कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ तो देखो नॉर्मल हमारा यहीं है ना, नॉर्मल हमारा यहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो मैं रेड से ब्लैक से आपको करके दिखाता हूँ, ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो अगर मैं बॉयलर का प्रेशर दोस्तों ये बढ़ाता हूँ तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा आप सभी को, है ना। लेकिन मैं सैचुरेटेड की अगर मैं बात करूँगा, सैचुरेटेड स्टीम वाले केस में, तो यहाँ पर टरबाइन का वर्क आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इतनी सी कहानी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली अगर मैं बात कर रहा हूँ सुपर हीटेड वाली केस में, तो हमारा टरबाइन का वर्क कांस्टेंट है। अगर मैं सैचुरेटेड स्टीम वाली केस की बात कर रहा हूँ तो टरबाइन का वर्क हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब कांस्टेंट है तो यहाँ पर केवल पंप का वर्क बढ़ रहा है, तो हमारी क्यू इनपुट क्या है, हमारी कम है, तो इसीलिए हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। अगर मैं ड्राइनेज फ्रैक्शन की बात करूँ तो ये क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि टरबाइन का वर्क हमारा अंदर की साइड होता है, इनसाइड होता है, इसलिए ड्राइनेज फ्रैक्शन हमारा कम होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ बात आपको याद रखनी है कि भाई कहीं ना कहीं मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, भाई मॉइस्चर रह जाता है, स्टीम का मॉइस्चर रह जाता है। यहाँ पर अगर मैं इस वाली केस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर रह जाएगा। तो आप सभी को पता है हमें सुपर हीटेड स्टीम भेजेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अगर मॉइस्चर रह जाता है तो मॉइस्चर से क्या होता है, हमारा जो ब्लेड लगा होता है दोस्तों, उसका इरोजन का काम बढ़ जाता है कि भाई ब्लेड इरोज ना हो जाए, है ना। ड्राइनेज फ्रैक्शन की वजह से ब्लेड इरोज ना हो जाए। अगर ब्लेड, आपको पता है ड्रॉपलेट्स होती हैं, आपकी पानी की जो बूंदें होती हैं ना, है ना, थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है, उसकी पानी की बूंद होती है, वो इतनी तेज़ ब्लेड पे पड़ती हैं, इतनी तेज़ ब्लेड पे पड़ती हैं, तो वहाँ पर ब्लेड इरोजन का खतरा रहता है। तो इसीलिए हम लोग प्रीफर करते हैं सुपर हीटेड रीजन वाला, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब हम बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सुपर हीटेड केस में तो हमारा टरबाइन का वर्क कांस्टेंट रह रहा है, और हमारा सैचुरेटेड केस में टरबाइन का वर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिससे अगर जो सुपर हीटेड केस की बात करूँ तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से हम लोग एक केस और देख सकते हैं इसमें। वो केस कौन सा है दोस्तों, एक केस और देखिए, देखो सुपर हीटिंग वाला केस देखिए अब, कि अगर मैं सुपर हीट कर दूं, है ना, सुपर हीट कर दूंगा तो देखो कुछ नहीं, ये हमारा नॉर्मल था, हमारी ये नॉर्मल हमारा रैंकिन साइकिल का ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने इसको सुपर हीट कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जैसे ही मैं सुपर हीटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, आपको दिख रहा है ये यहाँ पर कोई चेंज आपको दिख ही नहीं रहा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन आपको याद रखना है जितना हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, तो हमारे जो मैक्सिमम प्रेशर है इससे ज़्यादा ना हो जाए कि भाई मैक्सिमम प्रेशर से ज़्यादा हो गया, हमारी टरबाइन का जो ब्लेड्स हैं वही पिघल गए, ऐसा नहीं करना है। इतने सुपर हीट करना है लिमिट में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग का क्या होता है, जो टरबाइन का वर्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। पहले टरबाइन वर्क हमें इतना करना पड़ रहा था, अब टरबाइन का वर्क थोड़ा इतना करना पड़ रहा है, विदाउट इफेक्टिंग द पंप वर्क। लेकिन हमें पंप का वर्क हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो डब्ल्यू नेट हमारा बढ़ गया तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, बिकॉज ब्लेड में भी बेल्ट, जो हमारा ब्लेड है वो मेल्ट भी हो सकता है सुपर हीटिंग की वजह से। तो इसीलिए हम लोग टेम्परेचर लेते हैं सुपर हीटिंग का, वो कम लेते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर से, ठीक है। सुपर हीटिंग जो टेम्परेचर हमारा मेटलर्जिकल चेंज ऑफ ब्लेड, मेटलर्जिकल चेंज ना आ जाए ब्लेड के अंदर, उससे हम लोग, इसीलिए हम लोग कम लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों यही कहानी थी पूरी आपकी रैंकिन साइकिल के ऊपर। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी रैंकिन साइकिल के बारे में आप सभी को बताया है, तो ये सब आपको याद रखनी है अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।